हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन का, जो कि है कॉम्बिनेशंस। तो हम आज की वीडियो में कॉम्बिनेशंस के बेसिक का डिस्कशन करेंगे। कॉम्बिनेशन कैसे परम्यूटेशन से रिलेटेड है हम ये डिस्कस करेंगे। और कॉम्बिनेशन जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में परम्यूटेशंस की कुछ 4 टाइप पढ़ी थी। सम ऑफ नंबर्स फॉर्म बाय गिवन डिजिट्स, ये वाला पार्ट पढ़ा था। हम इसके आगे अब कंटिन्यू करेंगे। तो कॉम्बिनेशंस के अंदर भी हम लोग आज की क्लास में 4 टाइप पढ़ेंगे। अगेन वो बेसिक चीज़ें होंगी। तो अभी तक जितना भी अपना डिस्कशन चल रहा है, मतलब इंक्लूडिंग दिस लेक्चर 4, वो बेसिक ही है। लेक्चर 5 भी जो होगा वो बेसिक बेसिक रहेगा। फिर लेक्चर 6 ऑनवर्ड्स हम लोग जेई एडवांस के जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उन पर मूव ऑन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। तो नंबर ऑफ वे कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये एनसीआर एक्सप्रेशन होता है, राइट। तो ये एनसीआर आपका वो दिल्ली वाला एनसीआर नहीं है। इस एनसीआर का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है इसकी हम चर्चा आखिरी क्लास में कर चुके हैं। अब है ना, एक बात है कि इसका मतलब क्या है, कंसेप्चुअली क्या चीज़ हो रही होती है। तो देखो, आप लोगों को याद होगा आखिरी क्लास में परम्यूटेशंस क्या होता है वो हमने पढ़ा था। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है वो हमने पढ़ा था। तो वो था नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब देखो उसमें होता क्या था। सपोज मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, मैंने उनमें से जो 5 ऑब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट किए। तो सिलेक्शन का जो आइडिया होता है वो 10C5। 10 में से 5 सेलेक्ट किए, 10 ऑब्जेक्ट हैं, 5 को सेलेक्ट किया। अब 5 को अरेंज करने की जगह है, एक रो है जिसमें 5 प्लेसेस हैं। तो उन 5 को वहाँ पे अरेंज करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे? 5 फैक्टोरियल वेज में। तो 10 में से 5 हमने सेलेक्ट किए और 5 फैक्टोरियल वेज में उनको अरेंज कर दिया। ये पूरा प्रोसेस किसके बराबर होगा? 10P5 के। ये पूरा प्रोसेस 10P5 के बराबर होगा, 10 में से 5 का अरेंजमेंट। तो 10 में से 5 सेलेक्ट किए, फिर 5 फैक्टोरियल वेज में उनको अरेंज कर दिया, तो वो 10P5 हो गया, ठीक है। अब अगर हमें 10C5 का एक्सप्रेशन डराइव करना हो कि वो क्या होगा, तो हम यहाँ से डराइव कर सकते हैं। देखो 10P5 क्या होता है, हम लोग जानते हैं NPR का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल और नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो 10C5 क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल, नीचे एक 5 फैक्टोरियल है और नीचे एक और 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि इसका मतलब क्या है, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, वो समझने वाली बात है। तो 10C5 में सिर्फ आपका आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल नहीं आ रहा है, आर फैक्टोरियल भी आ रहा है नीचे। तो ये ऐसे NPR से अलग है, ठीक है। तो ये NPR से इस तरीके से अलग है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझते हैं, चीज़ को, कंसेप्ट को। देखो आप लोग, जैसे कि हम लोगों ने मान लो कहा कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, या जैसे आप सपोज एक क्लासरूम की बात करते हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना हो। कितने वेज होंगे ऐसा करने के? 10 में से किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करना हो, बहुत सिंपल है। मतलब अगर लॉजिकली सोचो कि 10 में से किसी भी एक को पकड़ के हमने सेलेक्ट कर लिया, तो उसके 10 वेज होने चाहिए। तो इसका मतलब 10C1 की वैल्यू, 10 में से किसी एक को चूज़ करने की वैल्यू भी 10 ही होनी चाहिए। 10C1 की वैल्यू कंप्यूट करते हैं, देखो क्या आएगी। ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे मतलब अगर हम लोग फॉर्मूले से जाएं, वैसे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए ना, 10 में से किसी एक को सिलेक्ट करने की, क्योंकि किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं। नीचे 10 - 1 क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल, और एक और क्या आ जाएगा? ये 1 फैक्टोरियल, राइट। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप देखो 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल को कट कर देगा 10 में, सिर्फ 10 बच जाएगा ऊपर, और नीचे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो 10/1 10 ही हो गया। ऐसे ना एक और चीज़ देखो आप लोग, कि अगर हम लोग बात करते हैं 10C9 की, 10 में से 9 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो कोई एक है बेचारा जिसके साथ बहुत बुरा हो रहा है कि सिर्फ उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, बाकी सब सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा भी तो हुआ कि हमने बस एक पर्टिकुलर बच्चे को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। 10 में से 9 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो किसी एक को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी अगेन वही बात होगी, किसी एक को चूज़ करेंगे, भाई तुम नहीं हो सिलेक्शन में, तो इसकी वैल्यू भी 10 ही होनी चाहिए लॉजिकली। देखते हैं इसकी वैल्यू अल्जेब्रिकली क्या आएगी। 10C9 का एक्सप्रेशन होगा, ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 - 9 यानी कि 1 फैक्टोरियल,
इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल को कट कर देगा 10 में, तो ऊपर आ गया 10 और नीचे 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, तो 10/1 10 आ गई वैल्यू। तो 10C1 की वैल्यू भी 10 आई, 10C9 की वैल्यू भी 10 आई, राइट। तो यहाँ से हम एक जनरलाइज पॉइंट लिख सकते हैं कि NC1 की वैल्यू n होती है, आप देख सकते हो किसी भी n के लिए ट्रू हो जाएगी ये वाली बात, और NCn-1 की वैल्यू भी n ही होगी, राइट। तो NC1 की वैल्यू भी n होगी और NCn-1 की वैल्यू भी n होगी, ठीक है। एक तो ये चीज़। ऐसे एक और चीज़ देखो, अगर मान लो हम ये कहते हैं कि 10 में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, 10 में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, 10C0, इसका मतलब क्या होता? इसका आंसर 0 नहीं होगा। मतलब हम 10 लोग हैं, उनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो सिलेक्शन, आपको लग रहा होगा कि सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, कुछ प्रोसेस तो हुआ ही नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट की बात हो रही है, तो आपने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, इसका भी एक ही तरीका है ना कि आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। इसको समझ लॉजिकली अभी अपील नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जब तुम अलजेब्रिकली इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 10C0 क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल, नीचे 10-0 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल अगेन, और 0 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल इसको 1 में कट कर देगा, और 0 फैक्टोरियल की तो वैल्यू 1 ही होती है, तो 1/1 1 आ गया। 10C10 की अगर हम बात करें, 10C10 का मतलब क्या हुआ? 10 में से 10 का सिलेक्शन, सबको सिलेक्ट कर लिया, किसी को रिजेक्ट नहीं किया, कोई चॉइस ही नहीं है, सबको सिलेक्ट कर लिया। एक तरीका लॉजिकली। अलजेब्रिकली देखो क्या आएगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10C10 की 10 फैक्टोरियल, नीचे 10-10 0 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। देखो फिर से वही चीज़, 1/1 1 आ जाएगी वैल्यू। तो ना अब एक ये तो 2 पॉइंट आए यहाँ से, मतलब इसको भी ऐसे लिख लो कि ना NC0 की वैल्यू भी 1 है और NCn की वैल्यू भी 1 है। पता है आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये सिर्फ ऐसा जो ये सिमेट्री सी हो रही है कि NC0 1 NCn 1 NC1n NCn-1n, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन दो मतलब 1 और 0 के लिए ट्रू हो रहा है, ये हर R के लिए ट्रू होगा। तो NCn-R की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी? n फैक्टोरियल, और नीचे दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, और यही तो NCR की वैल्यू भी थी। तो इन जनरल ये चीज़ ट्रू होती है कि NCR इज इक्वल टू NCn-R। R मतलब R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका विल बी सेम एज, जैसे देखो NCn-R का मतलब क्या है कि n-R को सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब R को रिजेक्ट कर रहे हो। तो R को चाहे रिजेक्ट करो चाहे सेलेक्ट करो, बात बराबर होगी। तो ये जो रेड कलर में रिजल्ट आया है ये भी इंपॉर्टेंट है, येलो वाले पॉइंटर्स वो भी इंपॉर्टेंट है, और वाइट वाले पॉइंटर्स वो भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वैसे हालांकि जो कोफिशिएंट्स, इन जो ये NCR होता है इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ोगे। तो मैं बाइनोमियल थ्योरम की जो वीडियोस बनाऊंगा तो उस पर सवाल तब करेंगे। आज की क्लास में तो हमें लॉजिकली, मतलब जो बाइनोमियल कोफिशिएंट की लॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इससे संबंधित हम लोग 4 जो टाइप पढ़ेंगे उसमें कुछ बाइनोमियल आइडेंटिटीज़ भी आ जाएंगी। हम लोग आज कुछ बाइनोमियल आइडेंटिटीज़ प्रूफ भी करेंगे, बट वो लॉजिकली करेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम के टाइम पे उनको अलजेब्रिकली करेंगे, ठीक है। बट स्टिल वी कैन हैव अ लुक एट वन क्वेश्चन। ये 2021 मेंस में आया हुआ सवाल है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, बट इसके और इस तरह के सवाल और नहीं करेंगे। आज की क्लास का हमारा मकसद कॉम्बिनेशन पढ़ने का है, तो पूरा जो क्लास का डिस्कशन रहेगा वो कॉम्बिनेशन पे रहेगा, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ आपको NPR इज इक्वल टू NPR + 1 दिया हुआ है। ऑल्सो इस क्वेश्चन को करने का एक और जो तरीका होगा, जब हम बाइनोमियल आइडेंटिटीज़ पढ़ लेंगे तो तब भी इस तरह के सवाल फिर से करेंगे। तो NPR इज इक्वल टू NPR + 1, तो NPR का एक्सपेंशन क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, और NPR + 1 क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, n-r - 1 फैक्टोरियल, राइट। ये हो गया। और NCR इज इक्वल टू NCR - 1, इससे क्या आएगा? NCR क्या होगा? n फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? n - r फैक्टोरियल
इंटू आर फैक्टोरियल। एन सी आर माइनस वन क्या होगा, एन फैक्टोरियल। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ध्यान से देखो, एन माइनस आर माइनस वन नहीं होगा, एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि एन जब इसमें से एन में से जब ये घटाएंगे आर माइनस वन तो आर प्लस वन हो जाएगा माइनस वन की जगह। फिर इसमें एक और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखो एन फैक्टोरियल कैंसिल, एन माइनस आर माइनस वन इसको कट कर देगा एन माइनस आर में, तो यहाँ से एक बड़ी अच्छी चीज़ आ जाएगी, वन बाय एन माइनस आर इज इक्वल टू वन, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एन माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो एक तो ये चीज़ आ गई, और यहाँ से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये आर माइनस वन फैक्टोरियल इसको आर में कट कर देगा, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल इसको एन माइनस आर प्लस वन में ही कट कर देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एन माइनस आर प्लस वन की वैल्यू आर आ जाएगी। अब अगर एन माइनस आर वन है तो वो यहाँ डालोगे तो वन प्लस वन इज इक्वल टू आर, या फिर आर इज इक्वल टू टू। तो आर की वैल्यू तो टू आ गई आपकी, ठीक है। बट ध्यान रहे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, एन की नहीं। एन की फाइंड करोगे वो थ्री आ जाएगी, तो वो भी ऑप्शन में है। तो ऐसे में बहुत दिमाग से करना चाहिए सवाल को, ठीक है। सो ये तो बेसिक वाला पार्ट हो गया, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और उसके कुछ आइडिया, उसके आइडिया पे एक सवाल। अब हम लोग कॉम्बिनेशन के अंदर डेल्व करते हैं, ठीक है। तो एक दो बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्बिनेशन के, उसके बाद टाइप्स की बात करेंगे अलग अलग, ठीक है ना। वैसे अगर हम कोई बेसिक सा एग्जाम्पल पिक करेंगे तो उसमें कुछ खास मज़ा आएगा नहीं, हम सीधे टाइप से शुरू करते हैं। अगर मान लो मैंने कोई बेसिक सा एग्जाम्पल शुरू भी किया है तो सही, हम कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। चलो इस एग्जाम्पल को करते हैं। 2019 मेंस में आया वो क्वेश्चन है। तो देयर आर एम मैन एंड टू वीमेन, मैन तो एम हैं और वीमेन सिर्फ दो हैं, पार्टिसिपेटिंग इन अ चेस टूर्नामेंट। ईच पार्टिसिपेंट प्लेस टू गेम विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट। मतलब मान लो एक गेम है तो दूसरा भी, दो गेम हो रहे हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय द मैन बिटवीन देम सेल्स, अगर एम मैन है और वो आपस में ही गेम्स की बात कर रहे हैं, तो देखो अगर मान लो 10 मैन है तो 10 में से कोई भी दो मैन को पिक करोगे तो एक मैच हो जाएगा, लेकिन हमें दो मैच चाहिए, तो 2 × 10c2 कर दोगे। ऐसे अगर एम मैन है तो आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 2 × mc2। वो आपस में मैच खेल रहे हैं। एक्सीड द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन द मैन एंड वुमेन, अब बाय 84, मतलब ये जो 2 × mc2 की वैल्यू होगी बड़ी होगी। 84 प्लस कितना, अगर एक तो मैन हो और एक विमेन हो, देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय द मैन बिटवीन देमसेल्व्स एक्सीड द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन द मैन एंड द विमेन। मतलब दो दो विमेन है और एम मैन है, तो एम में से कोई एक मैन सेलेक्ट करो और जो दो विमेन हैं उनमें से कोई एक विमेन सेलेक्ट करो। देखो हमने किया क्या, हमने एम में से एक मैन को सिलेक्ट किया और दो विमेन में से एक विमेन को सिलेक्ट किया, ठीक है। ऐसा करने से इनके बीच में एक मैच जनरेट हो जाएगा, पर हमें दो मैच करवाने हैं, तो इंटू टू यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। पहले तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, पूरा 2 से डिवाइड कर दो, तो mc2, ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया, बी ए ऑप्शन है, डी यहाँ पर। तो mc2 इज इक्वल टू 42 प्लस ये mc1 क्या हो जाएगा m, क्योंकि nc1 की वैल्यू n होती है तो mc1 की m, 2c1 की 2, तो 42 प्लस 2m। अभी ना mc2 की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो देखो nc2 जो होता है वो हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन अपॉइंट टू, ये nc2 होगा। इसी तरीके से mc2 क्या हो जाएगा, m इंटू एम माइनस वन अपॉइंट टू, ये आपका mc2 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 42 प्लस 2m। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये m इंटू एम माइनस वन इज इक्वल टू 84 प्लस 4m। तो इक्वालिटी पूरी कैसे बनकर आएगी, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 84 इज इक्वल टू 0। 84 जो है वो अगर आप देखो 84 के फैक्टर्स होते हैं 12 और 7, तो साफ साफ यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी ये m स्क्वायर माइनस 12m, सॉरी m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 7m माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यूज आएंगी इसमें, तो -7 और एक 12, तो ऑब्वियसली हम 12 वैल्यू को पिक करेंगे, -7 नहीं। मैन की काउंटिंग नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, वो 7 मार्क कर देंगे ये सोच के कि हमने कुछ गलती की है।
तो ऐसे जानबूझ के ऑप्शंस में दिखाई जाता ही है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, इसमें कोई टाइप का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल था कॉम्बिनेशन के ऊपर, पर ऐसे इसमें सोचना होता है, ठीक है ना। ऐसे अगर हैंडशेक की कोई प्रॉब्लम होती है, वो कि मान लो अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और आपस में कितने हैंडशेक्स होंगे, तो वो क्या हो जाएगा 10C2, क्योंकि 10 में से कोई भी दो उनको आप पिक कर रहे हो, राइट। अब हम टाइप्स में डेल्व करते हैं, अलग अलग टाइप्स में। तो 4 टाइप्स अपनी कुल मिला के हो चुकी हैं अभी तक परमिटेशंस की। जो 4 टाइप थी, 5वीं टाइप ये कॉम्बिनेशन की है और इसका नाम है ऑलवेज इंक्लूडिंग ऑलवेज एक्सक्लूडिंग। मैं आपको बाकायदा समझाऊंगा, है ना। वी कैन इरेज दिस, हम इसको हटा भी सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना फॉर्मूले याद करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, मैंने बस स्टेम्प लिखने के लिए इसको ऐसे लिख दिया, बट लेट्स रिमूव दिस, इट्स नॉट नीडेड। तो आप लोग टाइप 5 डालकर, टाइप 5 either always including, either always including और always excluding, है ना। आप लोग ये चीज़ डाल देना, यहाँ तो हमेशा इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ तो हमेशा एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहले मैं एक ना एग्जाम्पल बताने के लिए एक जोक करने वाला हूँ, कोई ऑफेंड मत होना। आप मतलब आप में जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से किसी के पेरेंट्स स्कूल में टीचर हैं, सेम स्कूल में जिसमें आप स्टूडेंट हो, अगर एक क्लास में 3 बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक है, और उन 3 बच्चों में से एक टीचर का बच्चा है, तो उस स्कूल के अंदर जब भी कोई भी एग्ज़ाम होगा, कोई भी पेपर होगा, फर्स्ट कौन आएगा? टीचर का बच्चा। अगर मान लो स्कूल के अंदर कोई डिबेट का कंपटीशन हुआ है और वहाँ पे 3 बच्चे हैं जो बहुत लाइक दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दे हैव गुड पॉइंट्स, फर्स्ट कौन आएगा? लेकिन टीचर का बच्चा। अगर किसी स्कूल के अंदर ऐसे किसी इवेंट के अंदर 3 लाइक स्पोर्टिंग का कोई इवेंट है, लेट्स से रेस हो रही है और 3 लोग बहुत अच्छा दौड़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट कौन आएगा? टीचर का बच्चा। ये एक मतलब लाइक वन कैन गेट ऑफेंडेड बाय दिस जोक, बट दिस इज़ ट्रू, दिस ये होता है इंडियन स्कूल्स के अंदर। तो ऐसे सिनेरियो को समझ, ये बस एक एग्जांपल ये देने के लिए है कि अगर मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में और कोई ट्रिप प्लान हो रही है और उसमें से 10 बच्चों में से सबको लेके नहीं जाना है, सिर्फ 5 बच्चों को लेके जाना है, पर एक बच्चा जो है उसमें, उस 10 बच्चों की क्लास में टीचर का बच्चा है, तो असलियत में 10C5 तो वहाँ हो ही नहीं रहा होगा। वहाँ क्या हो रहा होगा? 9C4। 10 में से एक जो टीचर का बच्चा, पहले भाई टीचर जब आएंगे तो लिस्ट पे लिखा ही होगा पहले नंबर पर उसका नाम, तो वो तो पक्का पक्का इंक्लूडेड है। उसके अलावा 4 लोगों को लेना है, तो वो ऑलवेज इंक्लूडिंग वाला केस हो गया कि भाई वो तो आएगा ही आएगा, वो टीचर का बच्चा है। ऐसा 2 लोगों के साथ भी हो सकता है। मान लो कि 2 टीचर के बच्चे हैं क्लास में, तो आपको 5 नहीं, आपको 3 लोग सेलेक्ट करने होंगे और आपका जो बेस मटेरियल है वो 10 नहीं 8 हो जाएगा। आपको 8 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि 2 तो वो पर्टिकुलर, वो तो ऑलवेज इंक्लूडिंग हो गए, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल था, उसमें कुछ खास नहीं था, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ऑलवेज एक्सक्लूडिंग की, तो देखो भाई आप में से कई बच्चे होंगे, कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको स्कूल में जो है ना टीचर बड़ा खुन्नस खा के बैठे होते होंगे जिनसे, है ना। होते हैं ना 3-4 बच्चे जो मतलब हमेशा रडार पे रहते हैं टीचर के। तो सपोज ऐसे तुम हो, तुम्हारी क्लास में 10 बच्चे हैं, ट्रिप प्लान हो रही है, 5 लोगों को लेके जाना है। 2 बच्चे ऐसे हैं जो यार टीचर को बिल्कुल फूटी आँख नहीं सुहाते, तो ट्रिप पे तो गलती से लेके नहीं जा सकते, उनको ट्रिप पे तो लेके नहीं जा सकते। तो अब क्या हो जाएगा? वो जो बच्चों की 10 बच्चों की लिस्ट होगी, तो सबसे पहले उनके नाम कटे हुए होंगे उन 2 बच्चों के, तो टोटल बेस मटेरियल ही 8 रह गया। पर क्योंकि ट्रिप का जो पैसा मिला है 5 बच्चों के लिए मिला है, तो 5 को लेकर तो जाना पड़ेगा, तो 8C5 ऑलवेज एक्सक्लूडिंग, उनको हमेशा एक्सक्लूड किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह का एग्जाम्पल भी बन सकता है कि सपोज एक क्लास है, उसमें एक टीचर का बच्चा है, 2 टीचर्स की आपस में लड़ाई हुई है, 2 टीचर्स हैं उनकी आपस में लड़ाई हुई हुई है, और उनमें से एक का मतलब ऐसा है कि जैसे जिस 2 टीचर्स की लड़ाई हुई, एक का बच्चा क्लास में पढ़ता है और उस क्लास का टीचर दूसरा टीचर है जिनकी आपस में दोनों की लड़ाई हुई है।
तो वो तो नहीं लेगा, वो तो उसको बिल्कुल लेके नहीं जाएगा ट्रिप पर। तो वैसा ही कुछ हो जाएगा कि वो बेचारा टीचर का बच्चा होने के बावजूद वाला एग्जाम्पल कौन सा बन जाएगा, 9C5 वाला, कि 10 में से एक उसको लेके ही नहीं जाएंगे, सिर्फ उसका नाम पहले ही काट दिया जाएगा लिस्ट में। तो टीचर का बच्चा होने के फ़ायदे भी थे तो नुकसान भी है, ठीक है। तो ये ऑलवेज इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग की थ्योरी है। इसके लिए ना एक फॉर्मूले वगैरह जो लिखे हुए थे, ऐसे आप किसी भी किताब पत्ते को मत रटो, कोई फ़ायदा नहीं है। कॉम्बिनेशंस की टाइप को ना हम लोग अभी कैसे करेंगे कि सारी टाइप एक बार पढ़ लेंगे और फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू स्टडी कॉम्बिनेशंस, राइट। कॉम्बिनेशन की सारी टाइप नहीं, मतलब जो एक बेस, जिसमें ना जैसे एक टाइप होती है ज्योमेट्रिकल टाइप, एक फॉर्मेशन ऑफ सबसेट, एक आपका होता है जिसमें हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिवीजर्स, वो अलग तरह के सवाल हैं, तो उनको तो हम अलग से डील करेंगे। लेकिन ये कुछ पहले की जो 4 टाइप हैं बड़ी बेसिक सी टाइप हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, क्वेश्चंस इनके मिला के ही आते हैं। तो अभी जो 4 टाइप हम पढ़ने वाले हैं उनको पहले पढ़ लेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो इसको हमने पढ़ लिया है, इसकी थ्योरी को हमने समझ लिया है। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक रिजल्ट है, एक बाइनोमियल आइडेंटिटी है, जिसका प्रूफ मैं आपको भी लॉजिकली करवाऊंगा, तो उसमें आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। तो देखो, सपोज बेटा हमारे पास 10 जैसे वाला एग्जाम्पल था, तो 10 की जगह थोड़ा छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि शो करने में आसानी रहेगी मुझे। तो हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं सपोज, है ना, और उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। तो वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6C4, और उसकी वैल्यू हम कंप्यूट कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ना आप 4 फैक्टोरियल जो होगा वो उसको कितने में कट कर देगा, 6 इंटू 5 में, और नीचे 2 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 30 बाई 2 कितना हो गया 15, इसकी वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। इसको ना हम 2 केसेस में तोड़ते हैं ज़रा। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके तोड़ते हैं, वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसका केस 1 कि वो ऑलवेज इंक्लूडेड है। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है कि वो हमेशा सिलेक्शन में आ रहा है या वो हमेशा नहीं आ रहा है। तो वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो ऑलवेज इंक्लूडेड है, मतलब देखो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका नाम पहले से लिस्ट पे लिखा हुआ है, तो तुम 4 सेलेक्ट नहीं करोगे, तुम सेलेक्ट करोगे 3, और तुम्हारे पास बेस मटेरियल 6 नहीं रह जाएंगे क्योंकि एक तो पर्टिकुलर आ ही रहा है। तो तुम्हारे पास बेस मटेरियल कितने रह जाएंगे, 5, वो फिक्स हो गया ना वाला। 5C3 की वैल्यू कितनी होगी, चलो वो तो बाद में देखते हैं, पहले एक और केस देखो। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, भाई आप एक चीज़ सोचो, ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, या तो वो हमेशा सिलेक्शन में आ रहा होगा या वो हमेशा नहीं आ रहा होगा, तो ऑलवेज इंक्लूडेड, और दूसरा केस क्या होगा, ऑलवेज एक्सक्लूडेड। अगर वो नहीं ही आ रहा है तो आपके पास ऊपर तो 5 रहेंगे लेकिन आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे 4। तो 5C3 की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेते हैं, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ना आप देखो क्या होगा, 3 फैक्टोरियल को कट कर देगा 5 इंटू 4 में, 5 इंटू 4 20, 20 बाई 2 10, और 5C4 की वैल्यू तो सीधे हम लिख सकते हैं 5। ऐसा क्यों, वो NCn-1 पढ़ा है ना हमने अभी, NCn-1 की वैल्यू क्या होती है n। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, इन दोनों का सम 64 के बराबर नहीं हो गया, होना भी तो चाहिए था लॉजिकली। क्यों, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यही तो 2 केस बनेंगे। तो क्या ये आइडिया हम 2 ऑब्जेक्ट पे भी लेके जा सकते हैं, नहीं। 2 ऑब्जेक्ट के लिए क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि या तो वो 2 ऑब्जेक्ट हमेशा आएंगे सिलेक्शन में या वो हमेशा नहीं आएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनमें से कोई एक आ रहा हो कोई एक नहीं आ रहा हो, तो वहाँ केसेस बढ़ जाएंगे, वहाँ 4 केसेस हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि जो ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वाला केस है इसको आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो, कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अबाउट आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो, कि या तो वो हमेशा आएगा सिलेक्शन में या वो कभी भी नहीं आएगा सिलेक्शन में, 2 ही तो पॉसिबिलिटी होंगी, और उन दोनों का सम टोटल के बराबर होना चाहिए। तो ये हुआ, ये आपके सामने हुआ। इसके बेसिस से हम एक बाइनोमियल आइडेंटिटी जनरेट कर सकते हैं। यहां बस आप 6 की जगह n लिख दो या 5 की जगह n लिख दो, तो और इसकी जगह लिख दो r या r-1, चाहो तो इसको r लिख दो 5C4 को, तो NCr 5C4 प्लस NCr-1 प्लस 5C3 इज इक्वल टू n+1CR। तो NCr प्लस NCr-1 इज इक्वल टू n+1CR।
ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये एक इम्पॉर्टेंट बाइनोमियल आइडेंटिटी है, इसका बड़ा फ़ायदा होता है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसको हम लोग अलजेब्रिकली प्रूव करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के टाइम पर। अभी जो हमने आज इसका प्रूफ किया है वो लॉजिकली किया है, ठीक है। तो यह आपकी टाइप 5 हो गई। तो अगेन अभी क्वेश्चंस थोड़ा रुक के करते हैं, पहले एक बार और जो 2-3 टाइप्स हैं वो पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइप में तो कोई थ्योरी है ही नहीं इनफैक्ट, है ना, तो ठीक है। आप लोग हेडिंग डालो टाइप 6। टाइप 6 में देखो क्या है, selection of zero or more objects from n different objects। तो देखो इस टाइप में क्या है, जैसे कि ना आप लोगों ने सपोज एक पार्टी करनी है घर पर, ठीक है, पार्टी करनी है, आपके 10 दोस्त हैं, तो पार्टी आप कैसे कैसे प्लान कर सकते हो, है ना। 10 दोस्त हैं आपके, आप पार्टी कैसे कैसे प्लान कर सकते हो। यहाँ मान लो हम 2 रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, 5 दोस्त हैं, तो 5 में से कोई एक तो आए कम से कम, 5 में से कोई 2 आ जाए, 5 में से कोई 3 आ जाए। ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि अलग अलग केसेस है। पार्टी तो एक व्यक्ति में भी हो जाएगी, 5 से 1 आ रहा है तो भी पार्टी हो रही है, 5 से 2 आ रहे हैं तो भी पार्टी हो रही है, 5 से 3 तो भी पार्टी, 5 से 4 तो भी पार्टी, 5 से 5 पाँचों के पाँचों को बुला ली तो भी पार्टी। सपोज हम अब पूरी बात करते हैं, पार्टी हो या ना हो, नहीं होने वाला सिनेरियो भी हम ऐड कर लेते हैं। एक वे वो भी होगा ना कि 5 में से कोई भी नहीं आया, 5 में से कोई 1 आया, 5 में से कोई 2, 5 में से कोई 3, 5 में से कोई 4, 5 में से कोई 5। ये पूरा सम होना चाहिए कि आप पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो 5 लोगों के अंदर से। इसको सोचने का एक और नज़रिया भी तो था कि पार्टी में, क्योंकि आपके दोस्त कितने हैं, 5, तो हर किसी के पास चॉइस हो जाएगी आने या ना आने की। तो मान लो कि आपका एक दोस्त है, वो आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 चॉइसेस हैं, अगले वाले के पास भी 2, अगले वाले के पास भी 2, ऐसे 5 दोस्त हैं, सबके पास 2-2 चॉइसेस हैं। तो आउटपुट आप इसके बराबर भी तो लिख सकते हो। ये मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस शुड बी इक्वल टू 2 की पावर 5। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके हर एक दोस्त के पास 2 चॉइसेस हैं, आने की या नहीं आने की, दूसरे के पास भी आने की या नहीं आने की। 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 5 बन जाएगा ना वो। हम देखें ये वैल्यूट करके सेम आता है कि नहीं। 5C0 की वैल्यू कितनी हुई, 1। 5C1 की वैल्यू कितनी हुई, 5। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, NC0 1 होता है और NCA1 कितना होता है, n। 5C2 कितना होता है, तो अभी है ना हमने 5C3 कंप्यूट किया था जिसकी वैल्यू 10 आई थी, तो 5C2 और 5C3 बराबर हो जाएंगे, NCR NCN-R। तो ये भी 10, ये भी 10। 5C4 की वैल्यू कितनी, 5, वो NCN-1, और 5C5 की वैल्यू 1। तो हम ज़रा इसको ऐड करके देखें तो ये कितना बन रहा है, 1 + 1 2, 2 + 10 तो 12, 12 + 20 32। यस, इट इज़ इक्वल टू 32। तो ये ट्रू बैठ रही बात, होनी भी चाहिए थी लॉजिकली। तो ये है आपका सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपके पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से अगर आपको किसी का सिलेक्शन नहीं करना है, या 1 का करना है, 2 का करना है, या टिल 10 का करना है, तो आपको ऐसे उनको ऐड करना होगा, ठीक है। वरना आप ये भी कह सकते हो कि हर किसी के पास 2 चॉइसेस हैं सिलेक्शन में आने की या नहीं आने की। तो यहाँ से जो बाइनोमियल आइडेंटिटी, ये जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हम लोग बाइनोमियल आइडेंटिटीज़ भी देख रहे हैं साथ साथ में, तो यहाँ से जो बाइनोमियल आइडेंटिटी जनरेट हो रही है वो है, मतलब आप n ऑब्जेक्ट में इसको ट्रांसलेट कर दो, NC0 + NC1 + NC2 अप टिल NCN इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बाइनोमियल आइडेंटिटी, इसका हम लोग प्रूफ करेंगे अलजेब्रिकली, पर अभी हम लोग कैसे देख रहे हैं इसको, लॉजिकली, ठीक है। तो ये आपकी टाइप 6 हो गई। इसकी तरह के भी क्वेश्चंस देखेंगे। टाइप 7, हेडिंग डालो टाइप 7। एक्चुअली इनमें कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐसा है नहीं, अलग से क्वेश्चंस बन सकते हैं भी, आए भी हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं जो इस पर आए हुए हैं वो मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको टैकल करेंगे आखिरी में, ठीक है, अभी सारी टाइप्स पढ़ने के बाद। बस
2 टाइप्स बाकी हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो टाइप 7 क्या है? सेम टाइप थी, उसमें बस थोड़ा वर्डिंग्स में चेंज आ जाएगा। सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। फर्क समझो लैंग्वेज का इसमें। फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ना अभी इसमें एक चीज़ सोचो कि एक एग्जांपल ले लो। मतलब आप सब्जी लेने गए हो, ठीक है। अब बल तो ऐसा नहीं होगा जो मैं एग्जांपल देने वाला, सब्जी लेने गए हो और सब्जी नहीं फल लेने गए हो, संतरे या सेब ऐसा कुछ, सब डिट्टो सेम सेम सेब दिखाई दे रहा है आपको, कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है, रंग में कितना पका हुआ है, क्या है कैसा है, कोई स्टिकर स्टिकर कुछ नहीं, सब सेम है, डिट्टो सेम है। 10 सेब रखे हुए हैं आपके सामने, आपको एक सेब चूज करना है या 2 सेब उठाने हैं, क्या करोगे वहाँ पर? मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो उठा लोगे ना भाई सेब। वहाँ पे कुछ ऐसा वेस्ट तो है नहीं कि ये वाला सेब उठाऊँ वाला सेब उठाऊँ, कोई भी 2 सेब उठा लोगे। तो अगर हम मैथमेटिकली इस बात को कहेंगे तो यहाँ पे क्या है कि एनसीआर लगेगा ही नहीं, आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आप चाहे एक उठाओ, चाहे 2 उठाओ, चाहे 10 के 10 उठाओ, सबका एक ही तरीका होगा करने का। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल, वो भी आपका 1 होगा। वो तो ऑब्वियसली 1 होगा, चाहे वो तो आपका उसमें भी 1 हो जाएगा, क्या बोलते हैं ये अपना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन आइडेंटिकल, वो भी 1 होगा। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल, वो भी आपका 1 होगा। और ये प्रोसेस आपका चलेगा आखिरी तक। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल, वो भी 1 होगा। तो आप इन सबको अगर ऐड करोगे, 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, 2 सेलेक्ट करने का भी एक तरीका, एन के एन सेलेक्ट करने के भी एक ही तरीका। इन सभी वेज को अगर आप ऐड कर दोगे, ठीक है, ये क्या कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? 0 और मोर। तो इन सभी को ऐड कर दोगे 0 और मोर को, तो ये सम कितना, सॉरी ये पूरा का पूरा सम कितना आ जाएगा आपका 0 और मोर का? मतलब 0 करने का एक तरीका था, 1 करने का एक तरीका, टिल n करने का एक तरीका, सबको ऐड कर दोगे कितना कितना आ जाएगा? n+1 वेज, n+1 वेज टू चूज 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टाइप 8 जो है ना, वो अपने आप में कोई ऐसी अलग से टाइप नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई थ्योरी वाला पॉइंट नहीं है। टाइप 8 जो है उसमें बस एक छोटी सी बात ये है कि एक प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम है कि अगर आपको कहा जाएगा क्वेश्चन में ऐसा कि, मतलब उसको आप ऐसे लिख लो, सिर्फ इतनी सी हेडिंग डाल दो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एट लीस्ट स्लैश एट मोस्ट कॉन्स्ट्रेंट। ब्रैकेट में लिख देना केस मेथड। मतलब हमें ऐसा कह दिया जाएगा कि हमें ना कोई कमेटी दी हुई है, हमें कोई ग्रुप दिया हुआ है 5 लड़कियों का, 4 लड़कों का, उनमें से हमें 3 की टीम बनानी है या 4 की टीम बनानी है, एटलीस्ट वहाँ पे एक लड़की होनी चाहिए। तो ऐसे अलग अलग केसेस बनेंगे, एटमोस्ट में, एटलीस्ट में, इस तरह के अलग अलग केसेस बनते हैं। इसकी कोई थ्योरी नहीं है। तो इसको टैकल करने के लिए हम इसके क्वेश्चन सीधे पिक करते हैं। तो देखा जाए अपनी टाइप्स सारी हो चुकी हैं, अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस उठाएंगे, PYQ करेंगे, एडवांस के भी मेंस के भी, और उसके बेसिस पे हम लोग अपना पूरा डिस्कशन करेंगे चीज़ों का, ठीक है। तो आप इतना लिखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो आप लोग एक क्वेश्चन देखो, ये जो आपके सामने है, ठीक है, ये केस मेथड पे बेस्ड है और जे एडवांस 2016 में आया हुआ है। अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन। तो 4 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और कैप्टन को भी सिलेक्ट करना है इन 4 लोगों में से। इफ़ द टीम हैज़ टू इंक्लूड एटमोस्ट 1 बॉय, लड़कों की ईगो हर्ट होगी इसको पढ़कर, लेकिन एटमोस्ट 1 बॉय, हद से हद एक लड़का हो सकता है उस 4 लोगों की टीम में, हद से हद एक लड़का ही होगा। 0 बॉयज़ वाला भी सिनेरियो हो सकता है और एक लड़के वाला भी। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द टीम इज। तो लॉजिकली प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो क्या, नारी शक्ति वाला एग्जाम्पल कि भाई 6 में से 4 लड़कियां सिलेक्ट हो गई और एक भी लड़के को सिलेक्ट नहीं किया। तो समझना है पूरा प्रोसेस कैसे होगा। 6 लड़कियों में से 4 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया और 4 लड़कों में से किसी भी लड़के को सिलेक्ट नहीं किया गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे। देखो, फर्स्ट लेक्चर में एक बात कही थी कि एडिशन तब करना है जब दोनों इवेंट में से, जितने भी इवेंट को ऐड कर रहे हो, एडिशन तब लगाना है जब उनमें से कोई एक इवेंट ही हो रहा हो। क्या यहाँ पे ऐसा है कि आप 6 में से या तो 4 लड़कियाँ चूज़ कर रहे हो या 4 में से 0 लड़के? नो, दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। एक के बाद होना, लेकिन एक के बाद एक होना, लेकिन साइमल्टेनियसली होना ज़रूरी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं, ठीक है। एक तो ये तरीका है टीम बनाने का। अभी कैप्टन ने चूज़ किया, कैप्टन लास्ट में चूज़ करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का हो सकता है, तो 4 में से एक लड़का जो है उसको चूज़ कर लिया। अब ऑब्वियसली टीम तो 4 लोगों की है, तो लड़कियां जो हैं वो 6 में से कोई 3 ही चूज़ की जाएंगी। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब बच्चों देखो क्या है, आपने 4 लोग चूज़ कर लिए। ये दोनों केसेस को हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? इनको ऐड करेंगे, क्योंकि इनमें से तो कोई एक ही चीज़ हो रही होगी ना। या तो आप कोई लड़का चूज़ नहीं कर रहे हो या फिर एक लड़का चूज़ कर रहे हो, 2 अलग अलग सिनेरियोज हो जाएंगे। दोनों को ऐड करोगे, पर लास्ट में इन दोनों के एडिशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 में से एक कैप्टन तो सिलेक्ट करोगे, वरना वहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे वो जाएंगे लड़ाई हो जाएगी। तो कैप्टन के होने से लड़ाई होगी पर कम होगी। भाई एक व्यक्ति होना चाहिए ना, वरना अगर चारों मान लो अलग अलग राय रखने लग गए अपनी डिबेट में, फिर कैसे डिबेट होगी? पर अगेन ये सब बातें खुद नहीं सोचनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 में से कैप्टन चूज करना है तो करोगे, तो इंटू 4C1। अब मतलब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 6 में से कोई 4, 6C4 की वैल्यू कितनी होगी पता है? आप एक चीज़ और याद रख लो कि NC2 की वैल्यू क्या होती है, वो आपका n इंटू एन माइनस 1/2। ये और याद रख लो, ये भी बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि 6C4 क्या हो जाएगा सीधे 6C2 NCn माइनस आर के लॉजिक से। तो 6C2 की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 5/2, ये आपका 6C2 हो गया। इंटू 4C0 कितना हो गया, इंटू 1। NC0 की वैल्यू 1 होती है। प्लस दूसरा केस 6C3, ये क्या होगा? तो ना 6C3 को आप इवेल्यूएट कर लो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4C1 क्या हो गया, 4। तो ये तो आपका हो जाएगा 30/2 15। ये क्या होगा, 3 फैक्टोरियल जो है वो होता है 6, तो एक 6 को कट कर देगा तो 5 फैक्टोरियल रह गया। 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को कट कर देगा 5 इंटू 4 में, तो 5 इंटू 4 इंटू 4 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80। तो ये तो हो गया, दूसरे वाला केस तो हो गया 80, पहले वाला केस हो गया 15। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 95। तो 95 वेज हो गए, तो सीधे आंसर डी मार्क कर दो। बी केयरफुल, ये तभी एग्जाम के अंदर ऑप्शन रखा गया था 95, कि कोई बच्चा ऐसे भी सोच के गलत आंसर मार्क कर दे। पहली बात तो यहाँ पे एटमोस्ट 1 बॉय था, कोई ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ ये पढ़े, एटमोस्ट पढ़े ही नहीं और सिर्फ 1 बॉय वाला केस, यानी इसको कर दे 80 इंटू 4 कर देगा 320, गलत। तो उन्होंने हर तरह की पॉसिबिलिटी रखी हुई है। भाई ध्यान से देखो 95 टोटल क्यों होगा, एटमोस्ट 1 बॉय बोला हुआ है, 0 बॉयज़ वाला केस भी आ सकता है। तो ऐसे दोनों केसेस का सम कितना हुआ 95। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4C1 से। ऐसा क्यों, 4 में से कैप्टन तो सेलेक्ट करोगे, तो 95 इंटू 4 दैट विल बी योर आंसर। अगेन यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद इसका होना ज़रूरी है, ये ऑप्शनल प्रोसेस नहीं है। 95 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 380, एंड दस दैट इज़ द आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो बहुत शानदार क्वेश्चन, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं सीधे आपको जे एडवांस के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये तो मुझे ही डिस्कस कराने चाहिए। इसके बाद हम लोग मेंस वेंस के क्वेश्चंस करेंगे, वो आप लोग ट्राई करना और उसको हम लोग फिर डिस्कस भी करेंगे। तो देखो
एक हाई स्कूल है और उसमें एक कमेटी है, 6 बॉयज़ हैं उसमें और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो वही सब कमिटीज़ जो कुछ काम नहीं करते हैं, लाइक करते भी होंगे, स्कूल स्कूल पर डिपेंड करता है, हेड बॉय हेड गर्ल उस तरह की कमिटी। लेट अल्फा 1 बी द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी हैज़ 5 मेंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स। तो देखो एग्जैक्टली है, यहाँ पे कोई एटलीस्ट वगैरह नहीं है, ये तो हम सिलेक्शन, ये तो हम बिना कोई टाइप पढ़े भी कर सकते थे सवाल। आपको अब करना क्या है, अगर ऐसी कमेटी बनानी है 5 लोगों की, क्या हम सीधे कह सकते हैं 11 में से कोई भी 5 चूज़ कर लो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। आप 11 में से कोई भी रैंडम 5 चूज़ नहीं कर रहे हो, आप 6 बॉयज़ में से कोई भी 3 बॉयज़ चूज़ कर रहे हो और 5 लड़कियों में से कोई भी 2 लड़कियां चूज़ कर रहे हो। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें या ऐड करें? वी विल मल्टीप्लाई देम। वजह देखो भाई, इन दोनों में से कोई एक काम नहीं हो रहा है, ये दोनों ही काम हो रहे हैं। आपको कुल मिला के 5 लोग चूज़ करने ही करने हैं, तो ये ऑप्शनल नहीं है कि 3 बॉयज़ का होना और 2 गर्ल्स का होना। आपको इन दोनों इवेंट्स को करना पड़ेगा, ठीक है। 63 की वैल्यू अभी अभी देखी थी हमने लास्ट स्लाइड में 20, और 5C2 की वैल्यू 5C3 के बराबर। 5C3 कितना था? 10। मैं पता क्यों नहीं इवेल्यूएट करना चाह रहा हूँ, मैं क्यों आपको चाह रहा हूँ कि आप ऐसे याद करो, क्योंकि ये सब कुछ कुछ चीज़ें तो याद हो जानी चाहिए। 7 तक के जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, 7 तक के मतलब 7C0 से लेकर 7C7, वो 7 की लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 वो सब याद होने चाहिए आपको। ज़रूरत पड़ती है उनकी सीधे कर लेना चाहिए। 200 वैल्यू आ गई, फर्स्ट का आंसर 200 हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, तो सेकेंड पार्ट में क्या है कि कमिटी बी फॉर्म्ड सच दैट द कमिटी हैज़ एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है ना। तो 2 लोग कम से कम होने चाहिए और बराबर होने चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर। तो यानी कि 1 बॉय 1 गर्ल, 2 बॉय 2 गर्ल, 3 बॉय 3 गर्ल, 4 बॉय 4 गर्ल, 5 बॉय 5 गर्ल, 6 बॉय 6 गर्ल वाला केस नहीं हो पाएगा। तो कमिटी में कितने लोग हैं ये बात नहीं हो रही, कमिटी में कम से कम 2 होने चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ इक्वल नंबर की बात होती तो हम उस वाले केस को भी ले सकते थे। इन्होंने क्यों दिया है जानबूझ के एटलीस्ट 2? क्योंकि आप वाला केस ना पकड़ लो, 0 0 वाला केस, 5 में से 0 बॉय 5 में से 0 गर्ल। तो कैसे शुरुआत करोगे? और ध्यान रहे, एटलीस्ट 2 मेंबर्स का मतलब ये नहीं कि एटलीस्ट 2 बॉयज़ हैं एटलीस्ट 2 गर्ल्स बोला है, कुल मिला के एटलीस्ट 2 मेंबर्स। 6 में से 1 बॉय, 5 में से 1 गर्ल, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? पूरा काम कैसे कंप्लीट होगा भाई? बराबर मेंबर्स चूज करने पर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस पहला वाला काम हो गया 2 मेंबर चूज करने का। 6 में से कोई 2 बॉयज़, 5 में से कोई 2 गर्ल, बराबर होने चाहिए, ठीक है। 6 में से कोई 3 बॉयज़, 5 में से कोई 3 गर्ल, 6 में से कोई 4 बॉयज़, 5 में से कोई 4 गर्ल्स, 6 में से कोई 5 बॉयज़ और 5 गर्ल में से पाँचों की पाँचों गर्ल्स। ये आपके अलग अलग केसेस आ जाएंगे और उनको ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि हर केस में से कोई एक ही चीज़ तो होगी। यहाँ तो 2 बॉयज़ 2 गर्ल चूज़ कर रहे हो, यहाँ तो 3 बॉयज़ 3 गर्ल चूज़ कर रहे हो। दोनों इवेंट साथ साथ में नहीं हो सकते हैं, पूरा इवेंट कंप्लीट हो रहा है एक बार सिलेक्शन होने पर। इन सबको इवेल्युएट करके ऐड करते हैं। 6C1 इंटू 5C1 30 है ना। 62 कितना है? अब ये भी लास्ट स्लाइड में बात हुई थी, 15 के बराबर। 5C2 10, 150। 63 कितना है? 20। 5C3 10, 200। अब ये भी ऊपर लिखा ही था ऐसा कुछ। 64 कितना? 15। 5C4 5, 15 इंटू 5 75, 75। 65 कितना? 6। 5C5 कितना? 1 प्लस 6, तो 180 और 81, 261, 261 प्लस 200 461। You add them up and you'll get 461 as the final answer, right? सेकेंड पार्ट का आंसर 461 है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है। Let alpha 3 be total number of ways in which the committee can be formed such that the committee has 5 members, at least 2 of them being girls. कम से कम 2 लड़कियां होनी ही चाहिए। और कमिटी में मेंबर्स कितने फिक्स हो गए? 5। तो इसमें कौन कौन से केसेस आएंगे? 5 में से कोई 2 लड़कियां चूज की और 6 में से कोई 3 लड़के, प्लस 5 में से कोई 3 लड़कियां और 6 में से कोई 2 लड़के, प्लस 5 में से कोई 4 लड़कियां और 6 में से कोई 1 लड़का, और लास्ट केस नारी शक्ति, 5 में से पाँचों की पाँचों लड़कियां और 6 में से कोई भी 1 लड़का नहीं।
पर इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का एक और तरीका भी है। जो ये केस मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं इनको आप कॉन्ट्रडिक्टरी वे से भी कर सकते हो। कॉन्ट्रडिक्टरी वे मतलब जैसे कि यहाँ पर तो बात हो रही है कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम बीइंग गर्ल्स, ऐसे एनसीईआरटी भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एक। आप ऐसे भी तो सोच सकते हो कि आप टोटल में से वो वाले वे सब्ट्रैक्ट कर दो जब जब एक लड़की हो सिलेक्शन में या फिर कोई भी लड़की ना हो। देखो पहले इसको इवेल्यूएट कर लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका जो आंसर है वो दिखाता हूँ। 5C2 कितना 10, 10 इंटू 63 20, 10 इंटू 20 200 प्लस 5C3 कितना 10, 10 इंटू ये 15 150, 5C4 कितना 5, 5 इंटू 6 कितना 30, 5C5 1, 6C0 भी 1, तो ये आपका आ गया 381, राइट। इसका जो दूसरा तरीका है इस प्रॉब्लम का वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो आप लोग देखो कि हम लोग ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जो कौन से वेज नहीं हो रहे होंगे। मतलब देखो हम टोटल वेज में से जो हमें चाहिए नहीं वो वेज सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहली बात तो टोटल वेज कितने होंगे, कितना सिलेक्शन कर रहे हैं हम, 11 में से 5 लोगों का, तो टोटल वेज हो जाएंगे 11C5। ठीक है, इवेल्यूएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ इवेल्यूएट नहीं तो कम से कम लिख के छोड़ते हैं उस एक्सप्रेशन में, क्योंकि हमें आई थिंक इवेल्यूएट करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना है 120। 6 फैक्टोरियल ख़त्म हो गया, ठीक है। 10 इसको कट कर देगा 12 में, ठीक है। और 9 इंटू 8 72 है, वो 12 को कट कर देगा 6 में। 6 इंटू 7 42 इंटू 11 432, तो 432 टोटल वेज आ गए। हमें कौन से वेज नहीं चाहिए, मतलब हमें वो वाले वेज नहीं चाहिए जब एटमोस्ट, इवन एटमोस्ट भी नहीं, एटलीस्ट 2 गर्ल्स की बात हो रही है ना, तो 1 गर्ल का सिलेक्शन हो वाला केस, 1 गर्ल 4 बॉयज, और 0 गर्ल 5 बॉयज। इन दोनों केसेस के सम को हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 गर्ल 4 बॉयज़ का क्या हो गया, कितनी लड़कियां हैं 5, तो 5 में से कोई एक लड़की सेलेक्ट की, और बॉयज़ कितने हैं 6, 6 में से कोई 4 बॉयज़ सेलेक्ट किए। 0 गर्ल का मतलब क्या हो गया, 5 में से कोई भी लड़की सेलेक्ट नहीं की और 6 में से 5 बॉयज़ सेलेक्ट कर लिए। तो 5C1 कितना हो गया 5, 5 इंटू 64 कितना हुआ 15, 5 इंटू 15 75, 5C0 की वैल्यू कितनी आई 1, 65 की वैल्यू 6, 1 इंटू 6 6, दोनों का सम कितना हो गया 81। टोटल में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 432 माइनस 81, तो वैल्यू कितनी आ रही है, ज़रा आप इसको कैलकुलेट करोगे अगर, आई थिंक मैंने कुछ एरर की है शायद एडिशन में, या 432 नहीं होगा, इट विल बी 462, क्योंकि 11 इंटू 42 जो होगा वो 462 होगा। तो 462 माइनस 81 कितना आ जाएगा 381। और यही आना भी चाहिए था कि हम टोटल में से अगर वो वाले भी सब्ट्रैक्ट कर दे जो हमें नहीं चाहिए, तो अपना आंसर वैसे ही आना चाहिए। तो आप देख सकते हो दोनों तरीके ही अच्छे हैं, ठीक है। पहले वाले तरीके में क्या था, अगर हमें हमारे केसेस यहाँ पे बड़ा वैल्यू होती और बड़ी वैल्यू होती तब तो यही बेस्ट मेथड होता, टोटल में से जो केस हमें नहीं चाहिए वो सब्ट्रैक्ट करना। क्योंकि ना जो केस नहीं चाहिए अगर वो बहुत कम बन रहे हैं तो ये तो बेस्ट अप्रोच हुई, टोटल में से उनको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हमें देखना होगा कि क्या तोड़ के पीसेस में करना सही है या फिर टोटल में से जो केस यूजलेस हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा सही है। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो हमने कर लिया था क्वेश्चन, खैर ये हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। हाँ ये देखो आप लोग, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए ना हमें पता, कुछ हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। जैसे कि ये 2023 मेंस में आया था सवाल, एंड दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन मिक्स डबल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मिक्स डबल्स मैच कैसा होता है। अब अगेन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर लेकिन अगर हमें नहीं आइडिया हो उस चीज़ का, हमने कभी उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं हो, देखा नहीं हो, आप PYQ करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मिक्स डबल्स के ऊपर एक सवाल पहले भी आ चुका है। तो
तो पिछले पिछले साल के क्वेश्चंस करने का फ़ायदा यही होता है कि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपको और मतलब आपको समझ आती है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये कोई भी ऐसे ना रैंडमली आप ये मत सोचना कि ये एक तरीके से जीके वाला पॉइंट भी होगा कि किसी को पता ही ना हो मिक्स डबल्स तो वो कर ही नहीं पाएगा इस क्वेश्चन को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका पूरा का पूरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि उन्होंने अगर जो पहले क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो जो भी बच्चा जेई मेंस की तैयारी कर रहा है, एडवांस की तैयारी कर रहा है, अगर उसने उनको देखा ही नहीं उन सवालों को, तो वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा एक तरीके से एग्जामिनर की। आपको इसलिए PYQs करने चाहिए। पहले आ चुका है इस पर बेस सवाल मिक्स डबल पर, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं इसमें है क्या। तो सम कपल्स पार्टिसिपेटेड इन अ मिक्स डबल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इफ द नंबर ऑफ मैचेस played so that no couple played in a match is 840, then the total number of persons who participated in tournament is। तो भाई ऑब्वियसली बात है, एक मैच मतलब मैचेस हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा है कि भाई देखो, जो जैसे अगर एक पति पत्नी जो हैं उनमें ऐसा है कि अगर मान लो विमेन वन इज प्लेइंग इन द मैच, तो मैन वन दिखना ही नहीं चाहिए वहाँ पर, साथ में भी नहीं और सामने भी नहीं। साथ में तो मतलब ही नहीं है खेलने का, सामने हुआ तो रैकेट भी फेंका जा सकता है उस पर। तो इसलिए होगा ये कि अगर W1 का सिलेक्शन हुआ है, विमेन वन का सिलेक्शन हुआ है, तो मैन वन वहाँ पे दिखना ही नहीं चाहिए एज पर द क्वेश्चन। ये मेरे थॉट नहीं है, ये क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन रखा हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है, पहली बात, अगर हमें टूर्नामेंट करनी है तो मतलब मैच क्रिएट करना है, तो हमारे पास 2 विमेन और 2 मैन होने चाहिए, तभी हम मैच बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि अगर अपने पास कपल्स लाइक से 10 हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, W1 W2 टिल W10, तो ऑब्वियसली मैन कितने हो जाएंगे, वो भी 10 हो जाएंगे, मैन 1 मैन 2 टिल मैन 10। तो हुआ क्या कि सपोज हमने पहले 2 विमेन का सिलेक्शन किया, तो उसमें W1 और W6 आ गई। तो बच्चों, अगर हम लोगों ने W1 W6 का सिलेक्शन कर लिया है, तो वहाँ पे हमें मेक श्योर करना होगा कि मैन 1 और मैन 6 दिखने ही नहीं चाहिए। तो ये ऑलवेज एक्सक्लूडिंग वाला केस हो गया कि अगर वो 2 सेलेक्ट हो गई हैं तो ये दोनों दिखने नहीं चाहिए। तो हमारा क्राइटेरिया कितना रह जाएगा, हमारे पास 10 लोग नहीं रहेंगे, 10 मैन ही रहेंगे, 8 मैन रहेंगे सिलेक्शन करने के लिए। तो कैसे इसके अंदर प्रोसीड करेंगे, तो देखो, पहले हम अब अपने पास एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है, हमें मालूम नहीं कितने कपल्स हैं, तो हम लोग उनको n रख लेते हैं, n कपल्स। ठीक है, तो आप लोग समझना कैसे करेंगे। n कपल्स का मतलब क्या हो गया, विमेन कितनी हो जाएंगी, n। ठीक है ना, विमेन कितनी हो जाएंगी n, और मैन भी कितने हो जाएंगे n, M1 M2 M3। थोड़ा बहुत आपको इसमें चीज़ों में हाइड हो गया होगा, बट मैंने बोल दिया था, तो आई होप आप लोगों ने उस समय समझ लिया होगा। कुछ कुछ जगहों पर जो स्क्रीन पे लास्ट में आ रहा होगा वो हाइड हो गया होगा, बट मैंने बोला भी है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो n विमेन है और n ही ऐसे मैन है, तो जो n विमेन है उनमें से कोई 2 को हम लोग चूज़ करेंगे, NC2। ठीक है, n विमेन है, उनमें से किसी 2 को चूज़ करेंगे। मान लो वही W1 W6 आई, तो मैन 1 और मैन 6 तो नहीं आ सकते, तो अब मैन कितने बच गए अपने पास, N-2। उनमें से हम 2 मैन को सिलेक्ट करेंगे। और अगेन इन दोनों ही केसेस को हमें, इन दोनों ही जो बाइनोमियल कोफिशिएंट इनको मल्टीप्लाई करना चाहिए, ऐड ऑब्वियसली मल्टीप्लाई, क्योंकि हम कुल मिला के 4 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 को नहीं। इनमें से कोई एक इवेंट नहीं हो रहा, दोनों ही होने ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि ये जो आपके मैचेस हो गए किसके बराबर है, 840 के। तो यहाँ से अब इसको एक्सपेंड करो, NC2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का डिफरेंस n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और n-2C2 क्या होगा, n-2 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, n-4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। n-2 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। ये आप है ना यहाँ से कुछ ऐसा देख सकते हो आप, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू 840। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। सो वी हैड दिस n फैक्टोरियल बाय n-4 फैक्टोरियल, नीचे ये 4 है, ये 840 के बराबर है।
आप है ना दोनों साइड पे नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो ना, पता क्यों कर रहा हूँ मैं, जानबूझ के कर रहा हूँ। ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, 840/3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 840/6। 6 इसको कट कर देगा कितने में, 6 इसको कट कर देगा 140 में, राइट। 6 इसको कट कर देगा, वेट अ मिनट, नीचे 3 फैक्टोरियल आया, आई एम थिंकिंग, 4 था, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 फैक्टोरियल से, n factorial by n minus 4 factorial into 4 factorial. I think I'm making some mistake. Calculation is not going properly. Total number of matches played. हाँ, obviously. Sorry. I just miss a point. 2 women होंगी, 2 मैन होंगे, तो मैचेस एक नहीं 2 मैच हो रहे होंगे उनके बीच में। समझो कैसे, मान लो W1 W6 का सिलेक्शन हुआ और मैन में मैन 2 और मैन 4 का सिलेक्शन हुआ, तो W1 M2 वर्सेस W6 M4, एक तो ये मैच होगा। W1 M4 वर्सेस W6 M2, ये यहाँ से 2 मैचेस बन सकते हैं ना, W1 M2 वर्सेस W6 M4, एक तो ये मैच, और दूसरा W1 M4 वर्सेस W6 M2। सो वी कैन हैव 2 मैचेस, तो इसलिए यहाँ पे इंटू 2 भी करना था इधर। तो 2 इसको कट कर देगा 70 में, और है ना, अब इसको ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा NCR, यानी कि NC4, इसकी वैल्यू हो गई 70। अब है ना, यहाँ से एक तरीके से हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि किस NC4 पर 70 वैल्यू आएगी। तो ना आप एक चीज़ नोटिस करो भाई, n की वैल्यू 4 से कम तो होने नहीं वाली, तो आप इसको वर्बली भी कर सकते हो। 4C4 कितना होता है 1, नहीं है 70 के बराबर। 5C4 5, नहीं है 70 के बराबर। 6C4 की वैल्यू अभी भी बात हुई थी, कितनी होती है 15, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, 70 के बराबर नहीं है। अब आप शुरू करो, 7C4 कंप्यूट करते हैं, तो 7C4 देखो कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे है ये 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल पूरा कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 है, 6 को कट कर देगा, 7 इंटू 5 कितना आ गया 35। ऐसे ही आप अगर 8C4 की वैल्यू देखोगे अब, तो 8C4 कितना आएगा 8 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस मतलब 7 भी नहीं है आंसर। आपको लग रहा होगा कि लाइक इट इज़ टाइम टेकिंग, बट इट इज़ नॉट, क्योंकि ये इतना लेंदी नहीं होता, और ये ट्रायल से करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज़ के आसपास ही आंसर आ जाएगा। 8C4 70 कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं होगा, 70 आई थिंक 8C4 या 9C4 पे आ जाएगा। 8C4 कितना होगा 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल, और एक 4 फैक्टोरियल को लिख दो 24। तो 4 फैक्टोरियल ख़त्म, 6 इसको कट कर देगा 3 में, सॉरी 4 में, 4 इसको कट कर देगा 2 में, 60 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70 आ गया। तो NC4 अगर 70 आया, इसका मतलब N क्या होगा आपका 8। बट क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ कपल्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे नंबर ऑफ पर्सन्स, उस टूर्नामेंट में लोग कितने होंगे। तो उसका आंसर ध्यान रहे 8 नहीं मार्क करना या 8 नहीं लिखना है, इसका आंसर क्या होगा 16। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इनका ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ऐसे प्रोसीड करना था। ये आपका एक मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी हमने एडवांस वाले क्वेश्चंस किए, ठीक है ना, 2 एडवांस वाले क्वेश्चंस किए, फिर एक मेंस वाला क्वेश्चन किया, एक दो और एडवांस के क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल बी मूविंग टू मेंस वाला क्वेश्चंस। ये तो हो चुका है अपना ये क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका अगेन केस मेथड पे है ये, तो एक बार आप लोग भी इसको ट्राई करो, फिर मैं इसको डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लो और इसको ट्राई करो एक बार खुद से।
तो देखो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे। 12 कोर्सेज हैं और उनमें से 5 चूज़ करने हैं। उन 12 कोर्सेज में से 5 जो हैं वो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं। इफ़ ही कैन चूज़ एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज देन द नंबर ऑफ वेज ही कैन चूज़ 5 कोर्सेज। पता है इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड की बजाय नॉर्मल केसेस बना के ऐड करना इज़ बेटर, क्योंकि एट मोस्ट 2 लैंग्वेज तो 0 वाला केस, 1 वाला केस और 2 वाला केस, बस 3 केस है और वो तीनों सिंपल भी होंगे। कैसे होगा देखो, 5 लैंग्वेज हैं, 5 में से वो कोई भी लैंग्वेज कोर्स नहीं सिलेक्ट करे। अगर 5 में से 5 लैंग्वेज कोर्स हैं तो 12 में से 7 जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, नॉन लैंग्वेज कोर्स। तो अगर वो कोई भी लैंग्वेज कोर्स चूज़ नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिला के 5 कोर्स चूज़ करने हैं, तो वो 7 में से 7 नॉन लैंग्वेज कोर्स में से कोई ना कोई 5 कोर्स चूज़ करेगा। एक तरीका तो ये हो गया 5 कुल मिला के चूज़ करने का। दूसरा, 5 लैंग्वेज में से वो कोई एक लैंग्वेज चूज़ करे, और 7 अब क्या हो जाएगा, नॉन लैंग्वेज में से उसे कितने चूज़ करने पड़ेंगे, 4 नॉन लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि कुल मिला के 5 चूज़ करने हैं। तीसरा केस, 5 में से कोई 2 लैंग्वेज चूज़ करेगा, और कुल मिला के क्योंकि 5 चूज़ करने हैं कोर्सेज, तो बचे हुए 7 नॉन लैंग्वेज में से कोई 3 नॉन लैंग्वेज चूज़ करेगा। यही 3 केस बनेंगे। अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से जाते तो हम ऐसे कहते हैं कि 12 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, माइनस वो वाले केसेस जब वो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज चूज़ कर रहा होगा, 3 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज होंगे तो उसमें भी 3 केसेस। लेकिन ये वाला मेथड मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, कैलकुलेशन लाइट है इसके अंदर। वहाँ पे 12C5 तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, उसकी तो कैलकुलेशन आ ही जाएगी ना फिर भी। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5C0 कितना हुआ, 1। 7C5 7C2 के बराबर हो जाएगा ना। 7C2 क्या हो जाएगा, 7 × 6/2, क्योंकि वो n × n-1/2 होता है, यानी कि 21। 5C1 की वैल्यू कितनी होगी, 5, और 7C4 की अभी लास्ट स्लाइड में देखा था 35। 5C2 कितना हुआ, 10, और 7C3 7C4 के बराबर, NCR NCN-R 35। इन दोनों को ऐड करोगे, अब कुल मिला के देखो एडिशन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 21। कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, 350 हुआ, और ये उसका हाफ, यानी कि 150 और 25 175। तो तीनों को अगर ऐड कर दोगे तो ये आपका 425 + 21 446 है ना। 350 + 175, सॉरी आई एम डूइंग रॉन्ग, 546 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करनी होगी इसमें। और क्वेश्चंस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने जो किया था ना सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर, उससे है ये। तो देखो इसमें क्या है, assuming the balls to be identical except for the difference in colors, the number of ways in which one or more balls can be selected, one or more, ध्यान रहे, from 10 white 9 green 7 black balls। बेटा ये कुल मिला के 1 और मोर की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि 10 वाइट में से 1 और मोर, 9 ग्रीन में से 1 और मोर, या 7 ब्लैक बॉल में से 1 और मोर। मतलब यहाँ हो सकता है कि कोई भी वाइट नहीं आए, हो सकता है कोई भी ग्रीन नहीं आए, हो सकता है कोई भी ब्लैक बॉल नहीं आए, पर तीनों में से कोई एक तो आनी चाहिए। तो देखो इसको 0 और मोर की तरह करो। तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ 10 वाइट होती और तुमसे कहा जाए 0 और मोर वेज टू सेलेक्ट 10 वाइट बॉल्स, तो कैसे करोगे। 10 वाइट, सिर्फ मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सवाल है कि 10 वाइट बॉल रखी हुई हैं, आपको उनमें से कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं करनी है, एक करनी है, 2 करनी है, टिल 10, इतने अलग अलग जो वेज आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 और मोर बॉल्स फ्रॉम 10 वाइट बॉल्स क्या हो जाएगा, 11 वेज। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 और मोर बॉल्स, सॉरी यहाँ पे साइन अभी हम नहीं लगाएंगे, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 और मोर ग्रीन बॉल्स फ्रॉम 9 ग्रीन बॉल्स। तो 9 में से कोई भी एक ग्रीन बॉल सेलेक्ट ना, कोई भी सिलेक्ट ना करो, 1 करो, 2 करो, टिल 9 की 9 करो। तो 9 ग्रीन में से अगर आप मतलब 0 और मोर सिलेक्शन की बात करोगे तो कितने वेज हो जाएंगे, 10 वेज। सेम लॉजिक है ना। 7 ब्लैक बॉल्स जो होंगी उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करो, 1 करो, 2 करो, या टिल 7, कितने वेज हो जाएंगे, 8 वेज। 7 ब्लैक बॉल्स हैं, उनमें से 0 और मोर का कितना हो जाएगा, 8 वेज, तो वो 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे। तो देखो इन तीनों की अगर बात करते हैं, क्या इनमें से कोई एक ही चीज़ हो रही होगी, क्या तुम बस वाइट बॉल्स के सिलेक्शन की बात कर रहे हो, क्या तुम सिर्फ ग्रीन की बात कर रहे हो, या तुम क्या सिर्फ ब्लैक की कर रहे हो, नो, तुम तीनों के सिलेक्शन की बात कर रहे हो, तीनों की सिलेक्शन की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे एडिशन नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, 880,
ठीक है, टोटल आ गया 880। बट बी केयरफुल, यहाँ पे आपको ये बोला हुआ है कि 1 और मोर बॉल सेलेक्टेड। इसमें एक वो केस आ रहा होगा जब कोई भी वाइट सेलेक्ट नहीं हुई होगी, कोई भी ग्रीन सेलेक्ट नहीं हुई होगी और कोई भी ब्लैक सेलेक्ट नहीं हुई होगी, तो आपके पास 0 सिलेक्शन हुआ होगा। वो एक ही वे होगा ऐसा, जब तीनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, तो उस एक वे को सबट्रैक्ट कर दो, तो आंसर 879 होगा, ना कि 880। बच्चे इसका 630 मार्क कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 1 और मोर के लिए 10 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 0 और मोर करेंगे तो 11 हो जाएगा n+1, और अगर 1 और मोर करेंगे तो 10 ही रहेगा। अगर लिखा होता 1 और मोर, तो आप कहाँ से शुरू करते? 1 सिलेक्शन का एक वे, 2 सिलेक्शन का एक वे, टिल 10 सिलेक्शन का एक वे, ऐड करते 10 आ जाता। तो वहाँ से ऐसे बच्चे इसको 10 × 9 × 7 भी सोचते हैं, बट वो नहीं होगा। 630 इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हो कि आपको कम से कम एक वाइट चाहिए, एक ब्लैक चाहिए, एक ग्रीन चाहिए। नहीं, आपको कुल मिला के कम से कम एक चाहिए, राइट? हम ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A test consists of 6 multiple choice questions, each having 4 alternative answers, of which only one is correct. Number of ways in which a candidate answers all 6 questions such that exactly 4 of the answers are correct. तो ये कुछ इसको ना ऐसे एक विजुलाइज करो कि 6 क्वेश्चन है, उनमें से कोई 4 ही वो करेक्ट कर रहा है, बाकी 2 जानबूझ के सपोज इनकरेक्ट करके आ रहा है, या जानबूझ के नहीं, बस उसके इनकरेक्ट हो रहे हैं। तो बेटा एक छोटी सी बात है, 6 में से अगर 4 करेक्ट हो रहे हैं तो पहले 6 में से कोई 4 चूज करोगे, और वो करेक्ट है तो वहाँ पे सबके पास तुम एक करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आ रहे हो, ठीक है? एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, सबकी एक एक चॉइसेस हो गई, तो इंटू 1 की पावर 4। समझो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। 6 में से कोई 4 सेलेक्ट किए, और जो भी 4 सेलेक्ट किए उन सब के अंदर एक एक ऑप्शन पर्टिकुलर मार्क करके आओ, तुम्हें पता है करेक्ट है, तो वो तुम्हारा 1 की पावर 4 हो जाएगा। ये हो गया। लेकिन जो दो तुमने जो दो गलत हुए, क्योंकि 6 में से 4 अगर करेक्ट चूज हो गए हैं तो 2 इनकरेक्ट भी अपने आप चूज हो गए, करने की जरूरत नहीं होगी। 62 करना भी मत, क्योंकि 4 तो सिलेक्ट कर लिए हैं, तो 2C2 करोगे अगर करोगे भी तो, पर वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 वो अपने आप इनकरेक्ट हो गए। अब 2 अगर वो इनकरेक्ट हो, मतलब वो वैसे इनकरेक्ट हो गए कि सिलेक्शन में इनकरेक्ट चूज कर लिए, लेकिन ऑप्शंस की तो चॉइसेस हैं हमारे पास, गलती करने के भी तो तरीके हैं। गलती हो रही है वो ठीक है, गलती करने के तरीके कितने हैं? गलत ऑप्शन कितने हैं? 3, दोनों क्वेश्चंस में। जो 2 गलत क्वेश्चन करके आओगे उसमें दोनों में ही 3 चॉइसेस गलत गलत होंगी, तो 3 की पावर 2। क्यों 3 की पावर 2? क्यों? पहला जो गलत क्वेश्चन होगा उसके अंदर भी 3 गलत ऑप्शंस होंगे, एक तो सही होगा। 4 की पावर 2 मत कर देना, जो 3 गलत ऑप्शंस होंगे उनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो, इसलिए 3 चॉइसेस, 3 वेज हो गए। यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक आ जाएगा कि पहले वाले गलत क्वेश्चन के पास 3 वेज, दूसरे वाले गलत क्वेश्चन के पास 3 वेज, तो 3 × 3 तो 15 × 9 135 इसका आंसर हो जाएगा। फाइन, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये हम लोग कर सकते हैं। हाँ देखो, एक ही सवाल देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल तो हमने देख लिया है, ठीक है? ये मेंस में आया हुआ नहीं सवाल, इसको करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो हम लोग बेटा ये क्वेश्चन करते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। There are 15 players in a cricket team, out of which 6 are bowlers, 7 are batsmen, 2 are wicket keepers. ठीक है? Number of ways a team of 11 players to be selected from them so as to include at least 4 bowlers, 5 batsmen and 1 wicket keeper. तो ये एटलीस्ट वर्ड जो है तीनों पर लग रहा है भाई। इसका मतलब ये नहीं कि कम से कम 4 बॉलर्स हैं, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता, सपोज इनको कहना होता कि 5 बैट्समैन ही होने चाहिए, एक ही विकेट कीपर ही होना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली वर्ड लिखते। अब कई बच्चे ना इसमें ऐसी डिबेट करते हैं कि सर लेकिन विकेट कीपर 2 हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, इस तरह के मैचेस हुए हैं। अगर आपको याद हो, एक मैच सच में धोनी ने बॉलिंग भी करवाई थी, तो वहाँ पे सामने कोई विकेट कीपर तो पीछे होगा ना, तो विकेट कीपर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि अगर किसी को ऐसा लगे, किसी विकेट कीपर को, सपोज धोनी जैसे कैप्टन भी थे, विकेट कीपर भी थे, तो उनको लग सकता है कि भाई मेरी कैप्टनसी की ज़्यादा ज़रूरत है, आज विकेट कीपिंग की मेरी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो या वो थक रहे हैं तो वो किसी दूसरे विकेट कीपर को रख सकते हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे भी केसेस बना हुआ अलग अलग। एटलीस्ट 4 बॉलर्स, तो तुमने सपोज 4 बॉलर्स ही चूज कर लिए। 5 बैट्समैन, तो चलो 5 बैट्समैन, और हम पहले वाला केस लेते हैं जब 2 विकेट कीपर होंगे। केस 1, 2 विकेट कीपर होंगे, ठीक है? ये केस 1 हो गया। तो भाई 4 बॉलर का मतलब क्या हो गया? 6 में से कोई भी 4 बॉलर सेलेक्ट करोगे,
अब अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि तीनों चीज़ करनी ज़रूरी है भाई, पूरी क्रिकेट टीम बनानी है, प्लस नहीं करोगे यहाँ पे। 7 में से कोई 5 बैट्समैन चूज़ करोगे, ठीक है ना, और 2 विकेट कीपर है तो 2 में से 2 चूज़ कर लोगे, 2C2। ये केस 1 हो गया, ठीक है। केस 2 क्या होगा कि बॉलर्स तो 4 ही रखे, बैट्समैन इस बार 6 कर दिए। अच्छी बैटिंग पिच है, सपोज इंडियन पिच है, 6 बैट्समैन रख लिए। अब विकेट कीपर एक ही रख पाएंगे हम लोग, तो 4 बॉलर सेलेक्ट करने, तो 6 में से कोई भी 4 बॉलर, 6 बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं तो 7 में से कोई भी 6 बैट्समैन, और विकेट कीपर तो 2 में से कोई भी एक बैट्समैन विकेट कीपर। केस 3 क्या होगा आपका, तो केस 3 हो जाएगा कि अब आप बॉलर बढ़ाओ तो सही भाई। मान लो सपोज ऑस्ट्रेलियन पिच है, इंग्लैंड की पिच है, तो आपके पास 5 बॉलर होने चाहिए कम से कम। अब बॉलर अगर 5 हो गए तो बैट्समैन तो 5 ही रख पाओगे, विकेट कीपर क्योंकि एक रखना है, तो 5 विकेट कीपर और 5 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। 5 बॉलर के लिए इसका मतलब क्या होगा, 6 में से 5 बॉलर सेलेक्ट करोगे, 5 बैट्समैन तो 5 में से 5 के 5 बैट्समैन चूज कर लोगे। सॉरी मैं गलत लिख गया, बैट्समैन 7 थे। जो 15 प्लेयर्स की टीम जाती है उसमें से तो अपने पास 7 होंगे, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, हाँ वो मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, बस लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। तो 6 में से 5 बॉलर सेलेक्ट करोगे, 7 में से 5 बैट्समैन और 2 में से 1 विकेट कीपर, ठीक है। इन तीनों केसेस को एवेल्यूएट करेंगे और ऐड कर देंगे। तो बस जस्ट मुझे ये क्वेश्चन आपको बस एक प्रैक्टिस के सॉर्ट ऑफ करवाना था कि ये भी वो एटलीस्ट एटमोस्ट कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन हो गया और केसेस मेथड वाला क्वेश्चन हो गया। तो हमने लगभग सभी आइडिया पे क्वेश्चंस कर लिए, इंक्लूडिंग इधर ऑलवेज इंक्लूडिंग और ऑलवेज एक्सक्लूडिंग, उस पर कोई सवाल नहीं किया है सच, लेकिन मैंने आपको उस पर उसके आइडिया के थ्रू आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ करवा दी है। तो हम लोग और मतलब उस पर कर भी सकते हैं, पर उसमें कोई बहुत खास बढ़िया सवाल है नहीं। तो जितनी भी चीज़ों पे क्वेश्चंस अभी नहीं हुए हैं, सो डोंट वरी, हम लोग अभी जब डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशंस के आगे के लेक्चर्स में जाएंगे तो हम कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे, तब हम उनको डिस्कस कर लेंगे और PYQs डिस्कस करेंगे। मेरा फोकस बस ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा PYQs क्लास में डिस्कस कर लें। क्वेश्चंस तो देखो और भी हो सकते हैं, बट मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा PYQs क्लास में डिस्कस हो जाएँ और हर वैरायटी के डिस्कस हो जाएँ, सो दैट जब आप अपना इस लेक्चर के बाद मटेरियल कुछ भी जो भी आप मटेरियल रेफर करते हो वो करो, तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे हो जाएँ, क्योंकि PYQ से मुश्किल होते नहीं हैं मेजरली मटेरियल जो होता है, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं PYQs करने के बाद। तो इसको इवैल्यूएट कर लेना आप लोग। 777 इसका आंसर आएगा, कैलकुलेशंस थोड़ी सी हैं, ठीक है ना। 777 इसका आंसर आएगा, 2021 मीन्स का सवाल है ये। सो क्लास अभी एंड करते हैं। तो आज की क्लास में कॉम्बिनेशंस के बेसिक को हमने पढ़ा, कॉम्बिनेशंस के आइडिया पे कॉम्बिनेशन को कैसे परम्यूटेशंस रिलेट कर सकते हैं वो हमने पढ़ा, और 4 टाइप किए अलग अलग और उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में यानी लेक्चर 5 में हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिवीजर्स को लेकर कॉम्बिनेशन से कैसे हम कमेंट कर सकते हैं, और उस पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसको। और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस का अभी अपना एक दो और टाइप्स रह रही हैं, पर उनका इस फॉर्मेशन ऑफ सबसेट है एक, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल। और आपको कोई खुद से कोई पर्टिकुलर कोई पॉइंट हो, डाउट हो, या यू वांट मी टू डू समथिंग लाइक मोर इन द वीडियो, कोई और कंटेंट चाह रहे हो, कुछ भी आपको कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, डू शेयर इट विद मी, राइट। सो ओके, थैंक यू, बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।